इस कहानी की शुरुआत एक औरत से हुई जो अपने घर के किचन में चुपचाप खाना बना रही थी। उस समय सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे सिंक के नीचे लगी पाइप से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि शायद पानी का प्रेशर होगा, लेकिन ध्यान देने पर उसे एहसास हुआ कि आवाजें पानी जैसी नहीं थी। वो आवाजें धीमी थीं, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। उसी वक्त उसका पति जवान घर लौटा। उसने रसोई में कदम रखा और देखा कि खाना अधूरा बना था। जवान ने हैरानी से पूछा कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना। तब औरत ने डरी हुई आवाज में उसे बताया कि पाइप से अजीब फुसफुसाहट आ रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे मारने की बात कर रहा हो। ये सुनकर जवान ने उसे शांत करने की कोशिश की और खुद सिंह के पास जाकर जांच करने लगा, लेकिन उस समय उसे किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जवान ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी ज्यादा काम करके थक गई होगी, इसलिए उसने कहा कि हो सकता है पास वाले पड़ोसी के घर में कोई मरम्मत चल रही हो और आवाज पाइप के जरिए आ रही हो। पर उसी रात जब उसकी पत्नी बाथरूम गई हुई थी, तभी जुवान ने अचानक दीवार के उस पार से जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि जुवान की नींद खुल गई। उसने सोचा कि जरूर पड़ोसी जानबूझकर शोर कर रहा होगा। गुस्से में उसने दीवार की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया और पड़ोसी को चुप रहने के लिए कहा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वहीं खटखटाने की आवाज दोबारा शुरू हो गई। परेशान होकर जुवान घर से बाहर निकला और सीधे पड़ोसी के घर चला गया। उसने दरवाजे की घंटी कई बार दबाई, लेकिन अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर जुवान और भी उलझन में पड़ गया। अगर पड़ोसी घर पर नहीं था तो फिर यह आवाजें कहां से आ रही थी? इसी सवाल के साथ वह भारी मन लेकर वापस अपने घर लौट आया। जैसे ही वह अंदर घुसा, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि खटखटाने की असली आवाज दीवार के उस पार से नहीं, बल्कि उसके अपने बाथरूम से आ रही थी। ये समझते ही जुवान तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ा, जहां उसने देखा कि उसकी पत्नी बाथरूम की दीवारों से खुद ही टकरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। ये देखकर जुवान ने उसे पकड़ने और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी खुद को लगातार चोट पहुंचाती रही और आखिर में उसकी पत्नी की वहीं मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद जुवान पूरी तरह टूट गया। सदमे की हालत में उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की अनुमति से उससे मिलने 3 लोग आए। उनमें एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट था जिसका नाम जॉन था, दूसरा एक पैरानॉर्मल जांचकर्ता थी जिसका नाम मोना था, तीसरा एक साइकेट्रिस्ट था जिसका नाम रेमन था। तीनों का मानना था कि इस घटना के पीछे कोई असामान्य कारण हो सकता है। इसी वजह से वे जुवान से यह समझना चाहते थे कि हाल के दिनों में उसके घर या आसपास कोई अजीब, डरावनी या समझ से परे घटना तो नहीं हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जुवान ने उन्हें एक बात बताई। उसने कहा कि उसका पड़ोसी वॉल्टर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वॉल्टर का नाम सुनते ही प्रोफेसर मोना सीरियस हो गई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वॉल्टर ने उसे फोन किया था और कहा था कि उसके घर में भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वॉल्टर को कई महीनों से लगता था कि उसके घर में कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। जब उसने पहली बार फोन किया था तब प्रोफेसर की असिस्टेंट ने कॉल उठाया था और उसे अगले दिन फोन करने को कहा था। वॉल्टर ने बाद में बताया था कि जब भी वह रात को घर लौटता, उसे लगता कि उसके बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। वह डरते डरते नीचे झांकता, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर भी उसके दिमाग से यह ख्याल निकलता ही नहीं था। इसी डर की वजह से वो कई रातों तक सो नहीं पाया और आखिरकार नींद की गोलियां लेने लगा। पर एक रात जब वो गहरी नींद में था, तभी अचानक उसका बिस्तर जोर से हिलने लगा। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। उसने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहाँ फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही वह वापस लेटा, हमें नीचे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी और उसी पल कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। वॉल्टर ने घबराकर स्विच दबाया, लेकिन लाइट जली ही नहीं। तभी उसे याद आया कि बिस्तर के नीचे एक प्लग लगा हुआ था। कांपते हाथों से उसने नीचे झुककर तार को प्लग में लगाया। जैसे ही बिजली आई, उसे साफ महसूस हुआ कि कोई इंसानी सी आकृति कमरे से तेजी से बाहर भाग गई। डर के मारे वॉल्टर तुरंत कंबल के अंदर घुस गया। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके घर में कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसान नहीं थी। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो पूरा घर बिखरा हुआ था। डर और घबराहट में वॉल्टर ने तुरंत प्रोफेसर को फोन किया। उसने हांफती हुई आवाज में बताया कि अब वो साया सिर्फ चीजें नहीं हिला रहा था, बल्कि उसे साफ दिखाई भी देने लगा था। उसने मदद की गुहार लगाई और कहा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फोन पर प्रोफेसर की असिस्टेंट ने सबूत ना होने की वजह से फिर से मदद करने से मना कर दिया। फिर उस रात वॉल्टर ने तय किया कि उसे सबूत इकट्ठा करना होगा, इसलिए उसने एक कैमरा खरीदा और अपने कमरे में इस तरह लगाया कि रात की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो सके। जिसके बाद कैमरा ऑन करके वॉल्टर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसे एक डरावना साया दिखाई दिया। वो घबरा गया और तुरंत लाइट जला दिया, लेकिन रोशनी फैलते ही साया गायब हो गया। इसके बाद उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखने लगा, जहां पर उसने देखा कि जब वह सो रहा था तब एक भयानक आकृति उसे घूर रही थी और फिर धीरे धीरे अलमारी की ओर चली गई थी। ये देखकर वॉल्टर डर गया और अलमारी की ओर देखने लगा।
फिर उसने हिम्मत जुटाया और अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ उसके पुराने कपड़े ही लटके हुए दिखाई दिए। तभी उसने वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा ध्यान से देखा तो उसे एक सच्चाई समझ में आई कि वो अजीब साया अलमारी से नहीं बल्कि उसके बिस्तर के नीचे से बाहर आया था। तब अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर वही भयानक साया मौजूद दिखा। उसी समय वॉल्टर ने अपनी बंदूक की चमकदार सतह से वही साया देखा। ये देखकर वो धीरे धीरे बंदूक उठाने लगा, लेकिन तभी उस अजीब प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। फिर अगली सुबह एक बच्चा फुटबॉल खेलते खेलते गलती से वॉल्टर के घर के पास पहुंच गया। तभी उसे अचानक प्यास लगने लगी, इसलिए वह पानी पीने के लिए वॉल्टर के घर के बाहर लगे नल से पानी पीने लगा। तभी वॉल्टर अचानक गुस्से में आ गया और बच्चे को तुरंत बाहर जाने के लिए चिल्लाया। बच्चा डर गया और घबराकर वहां से भागने लगा। तभी सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया। जोरदार आवाज सुनते ही जुवान अपने घर से बाहर भागा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सड़क पर पड़ा मरा हुआ बच्चा असल में उसकी पड़ोसन अलीशा का बेटा था। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। सबूत इकट्ठा करने के बाद सड़क पर फैला खून साफ कर दिया गया और जगह को पानी से धो दिया गया। जांच की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चे के लाश को भी कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। लेकिन उसी रात फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जॉन को पुलिस की तरफ से एक रहस्यमय केस में मदद के लिए फोन आया। जब जॉन उस जगह पहुंचा तो उसे देखकर हैरानी हुई कि शिकायत करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि अलीशा थी। अलीशा डरी हुई हालत में थी। उसने बताया कि उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर अजीब आवाजें सुनी थी। उसने कहा कि जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक छोटे बच्चे जैसी परछाई दिखाई दी थी और जमीन पर अजीब तरह के पैरों के निशान भी थे। ये सुनकर जॉन बाहर जाकर हालात देखने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां बच्चे की लाश रखी हुई थी। ये देखकर जॉन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि अलीशा के दिमाग का भ्रम हो सकता है। उसके मन में शक पैदा हुआ कि अपने बेटे की मौत का सदमा अलीशा सहन नहीं कर पा रही थी और शायद उसी हालत में उसने खुद ही कब्र से बेटे का लाश निकाल लिया हो। जॉन और पुलिस जब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे तभी टेबल पर रखा दूध का गिलास अचानक अपने आप गिर पड़ा। यह देखकर जॉन एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने सुझाव दिया कि बच्चे की लाश को उसकी माँ की नजरों से दूर चुपचाप फिर से दफना दिया जाना चाहिए और इस अजीब घटना को पुलिस रिपोर्ट में दर्ज न किया जाए। उसके मुताबिक अगर ये बात बाहर आई तो हालात और बिगड़ सकते थे। दरअसल इस केस का जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर फ्यूज अलीशा का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसी वजह से जॉन, जो फ्यूज का करीबी दोस्त था, उसकी मदद करना चाहता था और इसलिए वह उसे यह सलाह दे रहा था कि अगर यह सच्चाई सामने आ जाती कि अलीशा ने अपने बेटे की लाश कब्र से निकाली थी तो उस पर गंभीर सवाल उठते और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता। इस स्थिति से बचने के लिए जॉन ने सलाह दी कि रिपोर्ट में लिखा जाए कि लाश की हलचल मौत के बाद मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। साथ ही उसने अलीशा को शांत रखने के लिए दवाइयां देने की भी सलाह दी ताकि वह सदमे से उभर सके। इसके बाद जॉन जब घर से बाहर निकला तो उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो महिला कुछ तस्वीरें खींच रही थी। जॉन को वह जानी पहचानी सी लगी, इसलिए वह उसके पास चला गया। थोड़ी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मोना थी, एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट और रिसर्चर जो अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं पर काम करती थी। जॉन ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी। मोना ने बताया कि उसने इस इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और सच्चाई जानने के लिए यहाँ आई थी। जॉन ने उससे साफ शब्दों में कहा कि अगर वह सच में अलौकिक घटनाओं पर काम कर रही है तो उसे इस केस की जांच में उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद दोनों अलीशा के घर के ड्राइंग रूम में बैठे और अब तक हुई सारी घटनाओं पर चर्चा करने लगे। तब जॉन ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अपने पूरे करियर में उसने ऐसा रहस्यमय और उलझा हुआ केस पहले कभी नहीं देखा था। ये सुनकर प्रोफेसर मोना ने कहा कि जो कुछ इस इलाके में हो रहा था वह किसी सामान्य अपराध या हादसे का नतीजा नहीं लग रहा था। उसके मुताबिक ये घटनाएं किसी गहरी और डरावनी शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। उसी समय एक छोटा बच्चा जो अपना खिलौना ढूंढते ढूंढते भटक गया था, गलती से दीवार के आर पार होकर उस कमरे में आ गया। पर जैसे ही उसकी नजर कमरे में रखे लाश पर पड़ी, वो डर के मारे वहीं रुक गया। तभी अचानक उस लाश का सिर धीरे धीरे घूमकर सीधे बच्चे की तरफ देखने लगा। उसी डरावने माहौल के बीच मोना ने जॉन को कुछ तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें वॉल्टर के घर से ली गई थी। जब जॉन ने एक पुरानी तस्वीर देखी तो उसने उसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लिया, लेकिन प्रोफेसर मोना की नजर अलग थी। उसने उस तस्वीर में कुछ ऐसा देखा जिसे जॉन नजरअंदाज कर गया था, क्योंकि मोना को यकीन था कि वॉल्टर के घर में हुई घटनाएं और यहाँ हो रही ये डरावनी बातें आपस में जुड़ी हुई थीं। तभी अचानक बाहर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों चौंक गए और वे तुरंत उस दिशा में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। उसी पल मोना की नजर दरवाजे पर पड़ी। ये देखकर वह समझ गई कि कोई ना कोई अभी अभी अंदर आकर गया है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों ने जल्दी से
बच्चे के लाश को फ्रिज के अंदर रख दिया ताकि कोई और उसे ना देख सके। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि उसी दौरान वहाँ मौजूद एक बच्चे का कैमरा चालू था और ये सारी डरावनी घटनाएं उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। इसके बाद जॉन ने पुलिस अधिकारी फ्यूज से मुलाकात की। दोनों ने आपस में तय किया कि जब मृत बच्चे की मां सो रही होगी तभी वे चुपचाप लाश को ठिकाने लगा देंगे ताकि मामला और ना बिगड़े। लेकिन जैसे ही वे यह योजना बना रहे थे तभी फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस डरावनी घटना के बाद कहानी फिर उसी मोड़ पर लौट आती है। अब हमें पता चलता है कि यह सारी बातें तीनों जुआन, प्रोफेसर मोना और फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जॉन आपस में बैठकर दोहरा रहे थे। वे अब तक हुई सभी घटनाओं को क्रम से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी जॉन ने एक फाइल सामने रखी और बताया कि जांच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आधिकारिक मंजूरी चाहिए। उसने कहा कि क्योंकि इन घटनाओं का केंद्र एक ही इलाका था इसलिए पुलिस से पहले ही क्षेत्रीय जांच की अनुमति ली जा चुकी थी। अब सिर्फ जुवान के घर की जांच के लिए उसकी लिखित अनुमति जरूरी थी। जुवान ने थोड़ी देर सोचा लेकिन सच सामने लाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और जांच की अनुमति देते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक रूप से पूरी जांच को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सभी लोग अपना सामान लेकर उसी इलाके में पहुंच गए जहां यह सारी घटनाएं हुई थी। जांच को सही तरीके से करने के लिए टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। लीड इन्वेस्टिगेटर मोना जुवान के घर की जांच के लिए गई क्योंकि वहीं से यह सब शुरू हुआ था। बाकी दो इन्वेस्टिगेटर वॉल्टर के खाली पड़े घर की तरफ रवाना हुए जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं दर्ज की गई थीं, और वहीं चौथा इन्वेस्टिगेटर उस बच्चे के घर पहुंचा जिसकी बस एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इसी दौरान बिजली ना होने की वजह से फ्यूज ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या बिजली वापस चालू करवाई जाए ताकि जांच आसानी से हो सके, लेकिन रेमन ने तुरंत मना कर दिया। उसका मानना था कि अंधेरे में आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं और अगर इस केस की सच्चाई सामने लानी है तो अंधेरा बनाए रखना जरूरी है। फिर जब दोनों रसोई में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ बर्तन अजीब तरह से अलमारी के ऊपर चिपके हुए थे। जैसे ही रेमन ने एक बर्तन को छूने की कोशिश की तभी एक चाकू अचानक हवा में उठा और उसके हाथ में गहराई तक कट लग गया। ये देखकर फ्यूज मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी रेमन ने और भी डरावनी बात देखी, जहां पर अलमारी के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो उसके खून को पी रहा था। घबराकर फ्यूज ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन रेमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोली चलाने से रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा कि गोली चलाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके बाद रेमन ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी रेमन ने अपने हाथ से चाकू बाहर निकाला और दर्द सहते हुए पीछे हट गया। फिर फ्यूज उसे तुरंत वहां से एक सुरक्षित जगह पर ले गया। इसी दौरान जॉन को फ्यूज का फोन आया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अब यहाँ नहीं रह सकता। उसने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें वह समझ ही नहीं पा रहा है। फ्यूज ने यह भी कहा कि उसे दिल की बीमारी है और इतना तनाव वह सहन नहीं कर सकता। उसके मुताबिक अगर वह ज्यादा देर यहाँ रहा तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन उसी पल जब जॉन फोन पर उसकी बात सुन रहा था तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे के उस पार उसे एक पल के लिए कुछ असामान्य दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे फ्यूज जिस घर में था वहां उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। अजीब बात यह थी कि वह आकृति सीधे कमरे में नहीं बल्कि सिर्फ शीशे में दिखाई दे रही थी। जॉन ने पलक झपकाई लेकिन वो परछाई अब भी वहीं थी। लेकिन अचानक वो भूतिया आकृति उस जगह से बाहर निकलती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई, जिस वजह से उनका संपर्क टूट गया। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मोना ने भी कुछ असामान्य महसूस किया। जहां पर उसने दीवार पर एक दरार बनती देखी, उसी समय फ्यूज रेमन के पास पहुंचा और कहा कि वह तुरंत यहां से जाना चाहता है। लेकिन तभी रेमन को एक नया सुराग मिला और उसने फ्यूज से उस पर ध्यान देने को कहा। जब दोनों ने एक साइड से बिस्तर के नीचे देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ मुड़े तो सामने का दृश्य देखकर दोनों सन्न रह गए, क्योंकि पूरा कमरा अजीब और डरावने जीवों से भरा हुआ था। इस पर रेमन का मानना था कि अंधेरा और रोशनी एक ही जगह पर एक साथ मौजूद रहते थे, बस सही नजरिए की जरूरत होती थी। ये सब देखकर फ्यूज खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत घर से बाहर भाग गया। लेकिन कुछ कदम बाद उसे एहसास हुआ कि उसे जॉन को भी साथ ले जाना चाहिए। इसलिए वह जॉन के घर पहुंचा और कई बार आवाज लगाई, लेकिन जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी अलमारी पर पड़ी। अलमारी के दरवाजे पर ताजे खून से बना एक हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। फ्यूज का दिल जोर से धड़कने लगा। डरते हुए कांपते हाथों से उसने अलमारी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर जॉन की लाश पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखों से खून बह चुका था। उधर प्रोफेसर मोना दीवार की दरारों की जांच कर रही थी। तभी उसने देखा कि वहां एक आदमी छिपा हुआ था और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर था, जो काफी समय से गायब था। उसी वक्त फ्यूज वहां पहुंचा और प्रोफेसर को बताया कि जॉन के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है और जॉन से हुई सारी घटना के बारे में बता दी। ये सब सुनते ही मोना समझ गई कि हालात अब
उनके हाथ से निकल चुके हैं। उसने तुरंत रेमन से संपर्क करने की कोशिश की और साफ कहा कि जांच अब रोकनी चाहिए क्योंकि मामला जानलेवा बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक प्रोफेसर मोना के दिमाग में सारी घटनाएं एक साथ जुड़ने लगी। उसे आखिरकार उस रहस्य की सच्चाई समझ में आ गई जो अब तक सबकी नजरों से छुपी हुई थी। फिर मोना ने फ्यूज को बताया कि यह भूतिया शक्तियां किसी इंसान के जरिए नहीं बल्कि पानी के जरिए फैल रही थी। जिस बच्चे का बस एक्सीडेंट हुआ था उसने वॉल्टर के घर का पानी पिया था। उसकी मौत के बाद जब पुलिस ने सड़क को पानी से धोया तो वही दूषित पानी नालियों के जरिए पूरे इलाके में फैल गया। यही वजह थी कि जुवान की पत्नी को रसोई में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक अंदर से एक हाथ बाहर निकला और प्रोफेसर को पकड़ लिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि फ्यूज का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसी समय दीवार से एक राक्षसी आकृति बाहर निकलने लगी। दूसरी तरफ रेमन अपने कमरे में कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था ताकि सबूत जुटा सके। तभी उसके पीछे रखी अलमारी अपने आप चरमराती हुई खुल गई। रेमन ने जैसे ही पलटकर देखा उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसके साथ भी वही हुआ जो जॉन के साथ हुआ था। उधर किसी तरह फ्यूज उस भयानक घटना से जिंदा बच गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हिल रहा था। तभी दरवाजा खुला और अलीशा अंदर आ गई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। फ्यूज ने उसे देखते ही मदद की गुहार लगाई, लेकिन अलीशा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह उस पर चिल्लाने लगी और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का दोष फ्यूज पर लगाने लगी। फिर उसने उस वीडियो का जिक्र किया जिसे उस लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। अलीशा ने बताया कि उस वीडियो में फ्यूज साफ दिखाई दे रहा था, जहां वो एक लाश को छिपाते हुए दिख रहा था। लेकिन फ्यूज के बार बार माफी मांगने पर अलीशा थोड़ी नरम पड़ गई क्योंकि दोनों का कभी रिश्ता रह चुका था। इसके बाद जब फ्यूज उसके कार में बैठने वाला था तभी उसने बच्चे की लाश देख ली। यह देखकर फ्यूज का दिल बैठ गया। उसी पल उसे एहसास हो गया कि अलीशा पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। डर के मारे वो बिना कुछ कहे तुरंत दूसरी कार की ओर चला गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तभी मोना की आत्मा उसके पास आ गई। उसे देखते ही वह बुरी तरह घबरा गया। जल्दी से गाड़ी चालू की और वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि भागने से कुछ भी खत्म नहीं होगा। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यह अभिशप्त ताकतें और लोगों की जान लेती रहेंगी। इसलिए वह वापस मुड़ा और तेज रफ्तार से उसी जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपनी कार की डिक्की खोली और पेट्रोल के 2 डिब्बे निकाले। उसका इरादा साफ था। वो उस अभिशप्त घर को जला देना चाहता था ताकि यह रहस्यमय और डरावनी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन जब वह अलीशा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अलीशा ने फांसी लगा ली थी। यह दृश्य देखकर वह हिल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरे घर में पेट्रोल डाल दिया। पर जैसे ही उसने माचिस जलाई वह बार बार बुझने लगी। तभी उसने देखा कि जॉन पास खड़ा था और हर बार माचिस बुझा रहा था। ये देखकर फ्यूज बुरी तरह डर गया। फिर बिना समय गंवाए उसने अपनी रिवॉल्वर से पेट्रोल पर गोली चला दी, जिससे घर में आग लग गई और आग की लपटों ने पूरे घर को घेर लिया। फिर 5 साल बाद 3 अजनबी जवान से मिलने आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह फॉरेंसिक विशेषज्ञ जमोना और 2 प्रोफेसरों को जानता था। जुवान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनके नाम उसे ठीक से याद नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी जुवान ने कहा कि उसे खिड़की के बाहर कोई झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बाकी लोग मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। तभी जुवान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कांपती आवाज में कहा कि वहाँ खड़ा आदमी आग में झुलस रहा है। ये सुनकर सभी फिर से दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया और पास रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी और अगले ही पल वह जोर से हवा में उठी और तेजी से उनकी तरफ उड़ती हुई आ गई। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।